नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल्य में। आज हम अज्ञे की कविताओं को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनकी एक और कविता, जो एक लंबी कविता है, हरी घास पर क्षण भर। जो ये भी कविता है, ये यूजीसी नेट सिलेबस के यूनिट 5 में लगी हुई है। इस पे बातचीत करेंगे। इसके पहले हम उनके कविता कलगी बाजरे की या दीप अकेला पर बातचीत कर चुके हैं। उसका वीडियो भी हमारे प्लेलिस्ट में लगी हुई है। तो आज हम इस कविता हरी घास पर क्षण भर, जो कि एक लंबी कविता के रूप में देखा जाता है और ये इसी नाम के काव्य संग्रह में संकलित है। ये कविता प्रयागराज में 1949 में अज्ञे ने लिखा था। जैसा कि शीर्षक है इस कविता का, हरी घास पर क्षण भर। तो शीर्षक को अगर हम समझें तो हरी घास जो है, मैंने मेंशन भी किया है कि अ, दो तरह के प्रतीक हमने दिए हैं कि हरी घास जो है वो सहजता और मुक्ति का प्रतीक है और दूसरा जो है वो अधुनातन मानव मन का प्रतीक है। इसमें क्षण जो आया है, यानी कि अधुनातन मानव मन का जो है, हरी घास जो है वो क्षण भर जो है वो अनुभूति और तन्मयता का प्रतीक है। तो हरी घास पे क्षण पर यानी कि अधुनातन मानव मन जो है वो अनुभूतियों के और तन्मयता के सुकून और शांत एकाग्रता के साथ रहना चाह रहा है। इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं इसके शीर्षक से। कविता जो है वो शहरी जीवन और जीवन की सहजता के बारे में एक धागे की तरह खोलती हुई नजर आती है। कविता में समाज व्यक्ति के संबंध की भी चर्चा है और कविता को पढ़ने पे अज्ञे ने ये बताया है कि व्यक्ति का जो परिवर्तन है, यानी कि जो समाज का परिवर्तन है, वो व्यक्ति के परिवर्तन से ही होता है। यानी कि जब व्यक्ति परिवर्तन लाएगा अपने समय जीवन में, अपनी चीज़ों में, तो समाज भी स्फूर्त तरीके से परिवर्तनशील हो जाएगा। यानी कि जो व्यष्टि और समष्टि का जो चित्र अज्ञे की कविताओं में या फिर अज्ञे की रचनाओं में देखने को मिलता है, वहाँ अज्ञे मानते हैं कि व्यक्ति के परिवर्तन से ही, यानी कि व्यष्टि के परिवर्तन से ही समष्टि का परिवर्तन होता है। स्मृति धर्मिता, यानी कि स्मृतियों का बड़ा रोल रहा है हिंदी साहित्य में। उसमें भी जब अज्ञे की बात करें तो अज्ञे की भी कविताएं कहीं न कहीं स्मृतियों पे आधारित होती हैं। चाहे इनकी एक लंबी कविता असाध्य बेड़ा की भी बात कर ली जाए, आगे हम पढ़ेंगे भी, एक बहुत ही प्रसिद्ध और लंबी कविता के रूप में जानी जाती है। और कहीं न कहीं हरी घास पे क्षण भर भी, आगे जब हम मूल पाठ को पढ़ेंगे तो हम देख पाएँगे कि इसमें भी स्मृति के रूप में चीज़ें उनको याद आती हैं और वो अपनी स्मृतियों की भी चर्चा करते हैं। पर पर इनकी चर्चा, स्मृतियों की जब हम बात करेंगे तो निराला भी आते हैं, अज्ञे भी आते हैं, पर दोनों की स्मृतियों में थोड़ा अंतर है। निराला जो है कि अपनी स्मृतियों में अपने दुख, अपने अवसाद को भी व्यक्त करते हैं। लेकिन अज्ञे की स्मृतियाँ जीवन के सुखद क्षणों की याद करने की स्मृतियाँ हैं और वो स्मृतियों में जाते हैं और फिर वर्तमान में लौटते हुए एक ऊर्जा के साथ वर्तमान में लौटते हैं। तो ये इस तरह की स्मृतियों में अंतर देखने को मिलेगा आप जब निराला के स्मृति पे आधारित कविताएँ या फिर रचनाएँ देखें या फिर अज्ञे की स्मृति आधारित रचनाएँ देखें, दोनों की स्मृति धर्मिता में हम अंतर पाते हैं। अब हम इसके मूल पाठ पे अगर हम बातचीत करें, तो ये कविता कुछ यूँ शुरू होती है कि आओ बैठें इस ढाल की हरी घास पर। कहना क्या चाहता है कि आओ बैठें, यानी कि वो संबोधित कर रहा है किसको? अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रियतमा को संबोधित कर रहे हैं कि आओ इस हरी घास के ढाल नुमा उस पे उसके हरी घास जो बिछी हुई है और उस पे एक ढाल नुमा वो जमीन है, उस पे बैठने की बात कर रहे हैं। माली चौकीदारों का यह समय नहीं, और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है हरी, न्योती कोई आकर रो दे। मतलब कह रहे हैं कि आओ इस हरी घास पे बैठें, माली चौकीदारों का यह समय नहीं, यानी कि व्यवधान का ये समय नहीं। आप देख सकते हैं कि किसी भी चीज़ की जब रखवारी के लिए या फिर किसी बागवान में बागान में वो माली होते हैं,
या फिर चौकीदार होते हैं, तो वो चीज़ों पे थोड़ा रोक-टोक या फिर नज़रें बनाए रखते हैं। पर यह समय माली और चौकीदारों का नहीं, व्यवधान का नहीं। और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह है, सदा बिछी है, हरी न्योती कोई आकर रौ दे। मतलब ये जो घास है, वो सदैव अधुनातन मन यानी कि नएपन की तरह एक अनुभूति लिए बिछी हुई है। कोई आकर रौ दे या फिर जो भी करे वो न्योता देती हुई है कि कोई रौ दे। और जितनी भी हरी घास को जितने लोग रौंदते हैं, वो अपने और नएपन की रूप में फिर से पनप जाती है। आगे कह रहे हैं कि आओ बैठो तनिक और सटकर, आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भरा व्यवधान रहे बस, नहीं दरारें सब विशिष्ट जीवन की। चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ, हो प्रकृतस्थ तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी। नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतः स्मित अंत संयत हरी घास सी। कह रहा है कि आओ बैठो तनिक और सटकर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे बस, नहीं दरारे सब विशिष्ट जीवन की। वो एक नए तरह के मिलन की बात कर रहे हैं कि आओ बैठो तनिक और सटकर। सटकर का मतलब कि आप इतने पास बैठो कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक स्नेह का ही बस फासला रहे। बाकी ये जो शिष्ट समाज और जो परंपराएं चली आ रही हैं, एक एक स्त्री और पुरुष के मिलन की, उस तरह का कोई दरारें ना रहें। और आगे कह रहे हैं कि चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ। मतलब कि चाहे बोलो या फिर बोलो तो धीरे धीरे भी बोलो। स्वागत यानी कि शुभकामनाओं के स्वागत की तरह कुछ गाओ, या चुप रह जाओ, या चुप रह जाओ, बोलो या ना बोलो। हो प्रकृति यानी कि नैसर्गिक बनो। तनो मत कटी छटी उस बाढ़ सरीखी, यानी कि नैसर्गिक होते हुए तुम किसी भी तनाव से, किसी भी तरह के अभिमान से रहित हो जाओ। और नमो खुल खिलो सहज मिलो, अंतः स्मित अंतः संयत हरि घास सी। और तुम एक खिलखिले रूप में यानी कि सहजता के साथ अंतः स्मित लिए। और अंतः स्मित का मतलब क्या है कि अंदर की मुस्कान लिए। अंतः संयम अंदर की संयम को बरतते हुए हरी घास सी मिलो, यानी कि जिस तरह से हरी घास वो हमेशा एक खिलखिलाती हुई और एक संयमित रूप में देखी जाती है, प्रतीक के तौर पे यहाँ पे प्रयोग किए हैं अज्ञे, उस तरह से अपनी प्रेमिका को मिलने के लिए कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि क्षण भर भुला सके हमें नगरी की बेचैनी बुदकती गड्डमड अकुलाहट, और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघाली, पौधे लता डोलती फूल झरे पत्ते तितली भुनगे। फुनगी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में, प्रकृतिवाद है स्खलन क्योंकि युग जन्मादि है। आगे वो क्षण भर की ही बात कर रहे हैं। वो क्षण भर मैंने पहले ही बता दिया कि वो जो क्षण है वो अनुभूति की गहराई में जाके तन्मयता के साथ जीने की बात कर रहे हैं, वो क्षण भर गुजारने की बात कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गड्डमड अकुलाहट, यानी कि क्षण भर मैं उस प्रेमिका के साथ व्यतीत करते हुए वो उस नगर यानी कि शहरी जीवन के व्याकुलता को भुला सकें और न माने उसे पलायन। लेकिन वो उस शहर यानी कि शहरी जीवन से उसको भुलाना तो चाहते हैं, पर उसे वो किसी रूप में पलायन नहीं कहते हैं। यानी कि शहरी जीवन से निकल के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच, प्रकृति की गोद में भी इस क्षण को भी गुजारना चाहते हैं, अपनी अनुभूति को सँजोना चाहते हैं, लेकिन वो शहरी जीवन से पलायन नहीं मानते हैं। कह रहे हैं कि क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघाली, पौधे लता डोलती फूल झरे पत्ते तितली भुन गए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बिंबों का प्रयोग करते हुए प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि क्षण भर देख सके आकाश, यानी कि तुम पास बैठी रहो
और आकाश, धरा, धरती, दुर्वा यानी कि दूब, मेघाली, पौधे, लता, डोलती हुई लताएं, फूल और पेड़ों से झरे पत्ते, तितली। अब आगे की ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा अर्थ में यानी कि प्रतीक के तौर पे रखा गया है कि फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया। मतलब क्या है कि ये एक नए यानी कि आधुनिक स्वच्छंद मानव की बात कर रहे हैं कि जो प्रकृति की गोद में स्वच्छंदता के भाव लिए जीना चाहता है। यानी कि फुनगी पर पूंछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया और न सहसा चोर कह उठे मन में। और कहते हैं कि इस तरह की चीजें हम देख लेंगे, इस तरह से पूरे प्रकृति को देखेंगे और क्षण भर गुजारेंगे। प्रकृतिवाद है स्खलन, और कोई ऐसा न कह उठे या फिर किसी के मन में ऐसा न प्रश्न उठ जाए कि प्रकृतिवाद है स्खलन, यानी कि प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति से के साथ चलना, प्रकृति के सौंदर्य में क्षण को गुजारना पलायन है। क्योंकि ये युग जो है वो जनवादी है। यानी कि जो जनवादी युग है, ये जो युग आज आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, जो अपनी एक नए तरह की सभ्यता को गढ़ चुका है, वो ऐसा न कह दे कि प्रकृतिवाद है स्खलन, यानी कि प्रकृतिवाद प्रकृति के साथ जुड़ना और शहरी जीवन से वो पलायन की संज्ञा न दे दे। आगे कह रहे हैं कि क्षण भर हम न रहे रहकर भी सूने गूंज भीतर के, सूने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिसकी छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। आप अब ध्यान देखिएगा कि किस तरह से ये प्रतीकों के तौर पे, बिंबों के तौर पे कविता को रच रहे हैं आगे। और यही इनकी शक्ति है किसी भी कविता को गढ़ने के लिए। कह रहे हैं कि क्षण भर हम ना रहे रह कर भी, आप देखते होंगे कि जब हम कभी एकाग्रचित होकर अपने कमरों में या फिर अपने किसी काम में भी बहुत ही मन से लगन के साथ लगे होते हैं, तो बगल में क्या हो रहा है हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता, या फिर हम जान भी नहीं पाते हैं कि बगल में कोई कौन गुजर रहा है, कौन क्या हो रहा है। तो इस तरह के कह रहे हैं कि क्षण भर हम न रहें रह कर भी, यानी कि हम वहाँ रहें पर हमें ऐसा, हम वहाँ रहें लेकिन अगल बगल की चीज़ों से हम बिल्कुल ना रहें, हम एक दूसरे के पास ही रहें। और सूने गूंज भीतर के सुनने सन्नाटे के, किसी दूर सागर की लोल लहर की। मतलब कि हम ना रह के हम एक दूसरे के भीतर के सुने सन्नाटे की बात कर रहे हैं, भीतर की गूंज को सुनने की बात कर रहे हैं। मतलब कि अग्नि यहाँ एक दूसरे में विलीन होने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे की अंदर अंतरात्मा की आवाज को सुनने की बात कर रहे हैं कि जिसकी छाती में हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। कह रहा है कि सागर की लोल लहर की जिक्र कर रहे हैं। ये सागर की लोल लहर मतलब आप देख रहे होंगे सागर की लोल लहर और सीपी का जिक्र है। तो वो कह रहे हैं कि हम उस तरह से एक दूसरे के भीतर के सुने सन्नाटे को सुने, जैसे सागर की बड़ी बड़ी लहरों के बीच सीपी उन्हें सदैव सुना करती है। आप तुलना देखिएगा कि सागर के लहरों को जिस तरह से सीपी सुनती है, उस तरह से हम एक दूसरे के भीतर के सूने सन्नाटे को सुने और क्षण भर गुजारें। तो आगे इस तरह के कवि हैं जो क्षण भर के साथ साथ अब प्रकृति को भी इसमें जोड़े हुए हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जीवन, ये व्यक्ति और प्रकृति के बीच की भी कविता है। कह रहे हैं कि क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच की हमने, अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। कह रहे हैं कि क्षण भर लय हो, यानी कि ये जो क्षण भर है वो एक सुरम में हो, और मैं भी तुम भी। आप देख रहे हैं मैं भी और तुम भी, ये आगे के यहाँ पे व्यक्तिवाद का मतलब निकल रहा है। वो व्यक्तिवाद की चर्चा कर रहे हैं, अपनी और अपने सामने बैठी प्रियतमा की बात कर रहे हैं हम, कि हम एक लय में खो जाएं और न सिमटे सोच की हमने, अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। मतलब कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह से लयात्मक हो जाएं
कि हम इस तरह की कोई चीज़ ना सुने कि हम दूसरे की बातों को क्यों नहीं माने और अपने से दूसरे को बड़ा ही क्यों माने। इस तरह की जो शिष्ट समाज जो परंपराएं चली आ रही हैं एक दूसरे के मिलन की, उस तरह की कोई हमें अफ़सोस नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि क्षण भर अनायास हम याद करें। अब याद करें ये यहाँ से जो शुरू हो रही है अज्ञे की स्मृति धर्मिता देखिएगा कि वो स्मृतियों के आधार बनाते हुए अब कविता को रचेंगे कि क्षण भर अनायास याद करें। यानी कि वो क्षण भर अनायास यानी कि बिना किसी आयास के, बिना किसी काम के भी ऐसे ही हम कुछ भी याद करें। और लिखते क्या है याद करने में? तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर अषाढ़ की भभक झील में साथ तैरना, हँसी अकारण खड़े महावट की छाया में, बदन घाम में लाल स्वेद से जमी अलक लट, चीड़ों का वन साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, गिली हवा नदी की फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, खंडहर ग्रथित अंगुलियां बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अदजानी बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झूमर, लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह तरह धीरे धीरे खिंचना, लहरें, आंधी पानी, नदी की रेत पर बित्ते भर की छाह झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप कर तोड़े तिनकों का समूह, लू, मौन। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से बिंबों का एक लंबा कतार लगा दे रहे हैं आगे। और वो बिंब जो हैं अब उनके स्मृतियों को किस तरह से यहाँ व्याख्यायित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्षण भर अनायास याद करें, यानी कि वो स्मृतियों में जाना चाहते हैं और उन स्मृतियों में डूब के उसका प्रत्यावलोकन करना चाहते हैं। यानी कि उन स्मृतियों में जाके उसका अवलोकन करते हुए यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं कि तीरती नाव यानी कि तैरती हुई नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भभक, यानी कि सड़कों पे आषाढ़ में जिस तरह से हम देखते हैं कि अ, उड़ते हुए धूल जो आते हैं उसकी भभक को याद करना चाहते हैं। झील में साथ तैरना यानी कि झीलों में जब वो कभी अपनी प्रियतमा के साथ साथ तैरे होते हैं उस स्मृति को याद करना चाहते हैं। हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, यानी कि बड़े बट यानी कि बड़े पेड़ों के बीच छाया में खड़े और बिना किसी कारण की वो हंसी जो अपनी प्रियतमा के साथ उन्होंने पहले कभी हंसा है उसको याद कर रहे हैं, करना चाहते हैं। वदन घाम से लाल, यानी कि जो उनका ये शरीर है वो घाम से लाल यानी कि धूप में लाल हो चुका है। स्वेद से जमी अलग लट, यानी कि गर्मी से जमा यानी कि गर्मी से लाल उनकी जो ललाट है। चीड़ों का वन, और चीड़ों का वन है, साथ साथ दुलकी चलते दो घोड़े, और उस चीड़ों के वन में दुलकी चलते यानी कि साथ साथ धीरे धीरे चलते हुए वो दो घोड़े, गीली हवा नदी की, और नदी के किनारे जो थोड़ी सी नरमाहट लिए हवा है, फूले नथुने भर्राई सीटी स्टीमर की, अर्थात वो सीटी की स्टीमर यानी कि स्टीमर की वो सीटी की आवाज को भी याद करना चाहते हैं। खंडहर ग्रथित अंगुलियां बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप। अब देखिए डाकिये के पैरों की चाप क्यों? क्योंकि जब पहले के समय में प्रेमी प्रेमिकाएं एक तार के माध्यम से अपने प्रेम को लिखते थे, एक दूसरे के पास चिट्ठियां लिखते थे जिसको हम तार कह रहे हैं, तो वो डाकिया ही लेके आता था। तो यहाँ वो उस डाकिये के पैरों की चाप को भी याद करना चाहते हैं। और अध जानी बबूल की धूल मिली सी गंध, और उस बबूल की गंध को, झरा रेशम शिरीष का, यानी कि शिरीष के पेड़ से झरा हुआ रेशम का वो कीड़ा, और कविता के पद जो पहले वो अपनी प्रेमिका को सुनाया करते थे। मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, अर्थात मस्जिद के वो गुंबद के पीछे सूर्य के धीरे धीरे अस्त होने की स्थिति को, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू, संथाली झूमर का लंबा कसक भरा आलाप। संथाली झूमर
ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण होगा और याद करना भी चाहिए आप लोगों को कि जब संथाली झूमर का जिक्र होता है तो हमारा ध्यान उन आदिवासी इलाकों की तरफ जाता है, जैसे कि झारखंड में जहाँ पे संथाल नामक जनजाति पाई जाती है। तो अगर परीक्षा में पूछ भी दे कि किस तरह के किस आदिवासी का जिक्र अज्ञे की कविता हरी घास पर क्षण भर में है, तो आप याद रखेंगे कि संथाली झूमर जो कि संथाल जनजाति से संबंधित है। तो यहाँ पे कवि के यात्रा की भी बात है कि कभी वो अपने यात्रा के दौरान उस संथाली जनजाति संथाली इलाकों में गए थे, जहाँ पे उन्हें झूमर का लंबा कसक भरा आलाप सुनने को मिला था। और वो कह रहे हैं कि रेल की आह की तरह धीरे-धीरे खींचना, लहरें, आंधी, पानी, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की छाह झाड़ की। और वो कह रहा है कि नदी के किनारे जो रेती यानी कि जो बालू पर छोटे-छोटे छोटी-छोटी झाड़ियाँ जो बनी हुई हैं, उनको अंगुल-अंगुल नाप कर तोड़े तिनकों को समूह। और वो जो एक प्रेमी और प्रेमी एक जोड़ा जब किसी पौधे को या फिर किसी चीज़ को अंगुल-अंगुल नाप कर छोटे-छोटे तिनकों को तोड़ता है, उस समूह को बनाता है, उस तरह की स्मृतियों को याद करना चाहते हैं। लू और मौन, ये 2 शब्द लास्ट में इन्होंने ज़िक्र किया है। वो कह रहे हैं कि उन लू को भी याद करना चाहते हैं और उस मौन को भी, यानी कि उस लू में वो जो मौन रूपी लू है, उसको भी याद करना चाहते हैं। और अपनी मौन आप पढ़े होंगे कि यज्ञ मौन को भी एक अभिव्यंजना की तरह मानते थे और अपनी कविताओं में उन्होंने मौन का काफ़ी ज़िक्र किया हुआ है। तो यहाँ भी वो अपने मौन की स्थिति को, अपनी मौन की स्मृति को याद करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि याद कर सकें अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी। मतलब कि ये जो जितनी चीज़ें हम अनायास याद करने की बात कर रहे हैं, इन सबको याद करने के बाद भी हम और न माने हम अतीत के शरणार्थी। मतलब कि वो कुछ देर के लिए अतीत के शरण में रहना चाहते हैं, अतीत की शरणार्थी बनना चाहते हैं। स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यावलोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोझ से। कह रहे हैं कि स्मरण हमारा जीवन के अनुभव का प्रत्यय, यानी कि जो उनका स्मरण है वो जीवन के अनुभवों का अवलोकन करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इनकी जो स्मृति है वो अपने बीते हुए अतीत में जाती है और उसका अवलोकन करते हुए वो अपने सुखद क्षणों की बात करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो हमारा प्रत्यावलोकन है अपने अनुभवों का, जो अवलोकन करते हुए जो उनकी स्मृति है, वो हमें न हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से। मतलब कि वो उस तरह के अवलोकन से और उस चीज़ से हम दूसरी तरफ, यानी कि हम हमारे अंदर के परिवर्तन को वो इस तरह से हीन भावना न भरे हमारे अंदर, यानी कि हम अपने अतीतों के, अपनी स्मृतियों से आज हम हुए बदलाव को अपने पापबोध की तरह न लें, बल्कि उससे एक नए ऊर्जा को लेते हुए अपने वर्तमान में लौटने की जिक्र कर रहे हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अज्ञे की जो स्मृतियाँ हैं वो सुखद स्मृतियों की बात करते हैं और वो वहाँ से जब लौटते हैं वर्तमान में तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ लौटने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी स्मृतियों में जाने के बाद जब लौटना चाहिए तो हीन न होके अपने पापबोध से ग्रसित ना होके एक नए ऊर्जा के साथ लौटना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं, नगर सेठों की फयाजी से, हमें मिला है यह अपने जीवन के निधि से ब्याज सरीखा। ये पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये परीक्षा में सीधे-सीधे पूछ ली जा सकती हैं। कि आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं, नगर सेठों की फयाजी से। मतलब कि आओ यहाँ क्षण भर बैठो, अपनी अनुभूति और तन्मयता को लिए बैठो। ये जो क्षण है, ये जो समय है, ये हमें किसी नगर सेठों के कृपा पात्र के रूप में नहीं मिला है, बल्कि ये हमें अपने जीवन की निधि के ब्याज सरीख है, यानी कि जीवन में बिताए हुए इतने क्षणों के बाद ये ब्याज के रूप में ये क्षण मिला हुआ है। तो आओ इस क्षण बैठो
और आगे कह रहे हैं कि आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं। अब आगे एक नए समाज की बात कर रहे हैं। एक आधुनिक समाज में जिस तरह से एक स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों को व्याख्यायित किया गया है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं कि आजकल के लोग जो कुछ भी एक संबंध के बारे में भ्रांतियां फैलाए हुए कुछ भी बोल देते हैं, उस तरह की चीज़ों को छोड़ते हुए वो प्रकृति की तरफ मुड़ते हुए और ऐसे प्रकृति की तरफ मुड़ते हुए बात कर रहे हैं कि वो शहरी जीवन से पलायन की भी बात नहीं मानते हैं। तो कह रहे हैं कि आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आंखों की, अंतर मन की और हमारी साझे की अनगिन स्मृतियों की। तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। ये पंक्तियां फिर से एक महत्वपूर्ण पंक्ति आई है कि आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं। वो कह रहे हैं कि आओ क्षण भर बैठो सामने और मैं तुम्हें निहारना चाहता हूँ। अपनी जानी एक-एक रेखा पहचानूँ और निहारते हुए अपनी स्मृतियों को उनके प्रेमिका के चेहरों को आँखों के अंतर्मन की बात यानी कि वो क्या बोलते हैं कि भीतर के सन्नाटे से बात करना चाहते हैं। हमारी साझे की अनगिनी अनगिनी स्मृतियाँ वो मतलब कि शाम के समय वो पुरानी बिताई गए क्षणों की स्मृतियों में डूबना चाहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें निहारूं, झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति हो। मैं तुम्हें ऐसे निहारना चाहता हूँ और वो कहना चाहते हैं कि इस बात का बिल्कुल झिझक न हो कि दबी वासना यानी कि हमारे मन में वासना की विकृति है, किसी भी स्त्री को निहारना, इस तरह से मैं तुम्हें निहारना चाहता हूँ। मतलब वो नए तरह के एक समाज का गठन करना चाहते हैं, समाज में परिवर्तन यानी कि व्यक्ति के अंदर परिवर्तन करते हुए समाज के परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि एक प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को अगर निहार रहे हैं तो वो किसी भी प्रकार से दबी वासना की यानी कि कामुकता की विकृति नहीं हो सकती। और आगे कह रहे हैं कि धीरे धीरे धुंधले में धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे, हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियां भी घुल जावे छिति रेखा के मसृण ध्वांत में, केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, मुक्ति का सीमाहीन खुलेपन का ही, चलो उठो अब तक हम थे बंधु। मतलब ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे धुंधले में चेहरे की रेखाएं मिट जाएं। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इस तरह से निहारूं कि मुझे वो चेहरे की जो रेखाएं हैं यानी कि चेहरे की बनावट है वो धीरे धीरे धुंधला होके मेरे सामने से मिट जाए। आप देख रहे होंगे आप अनुभव कर रहे होंगे कि किसी भी चीज़ को जब हम बहुत ध्यान से देखते हैं, यानी कि हम बहुत एकाग्रचित होके देखते हैं, तो हमारे सामने, हमारे आँखों के सामने वो चीज़ धुँधली होती जा रही है और हम उस चीज़ वो हमारे सामने से धीरे-धीरे मिटती जाती है। तो वो अपनी प्रेमिका के चेहरे को इस तरह से निहारना चाहते हैं कि एक समय के बाद वो चेहरे की सारी रेखाएँ यानी कि चेहरा धुँधला होते-होते सामने से हट जाए, यानी कि वो विलीन होना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नेत्र जगे सिर्फ़, कह रहे हैं कि मेरी आँखें बस जगें, हरी घास की पत्ती-पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में। मतलब कि ये जो हरी घास की पत्ती-पत्ती भी है, ये भी मुझे ना दिखाई दे। ये भी इनकी भी जो सारी रेखाएँ हैं मिट जाएँ, लिपट झाड़ियों के पैरों में और झाड़ियाँ भी खुल जावें छित रेखा के मसृण ध्वांत में। ध्वांत का मतलब अंधकार है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे चेहरा को इस तरह से देखना चाहता हूँ, इस तरह से निहारना चाहता हूँ कि तुम्हारे चेहरे की सारी रेखाएँ तो मिट जाएँ ही। आसपास की ये जो प्रकृति है, जो हरी घास की पत्तियाँ हैं, ये भी मिट जाएँ। वो जाके वो झाड़ियाँ भी इस क्षिति रेखा में मसृण यानी कि इस मुलायम अंधकार में घुल जाएँ और केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध, मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का और केवल हमारे बोध का यानी कि हमारे मुक्ति के बोध का विस्तार हो और किसी प्रकार का कोई सीमा न रहे, एक खुलेपन में
केवल हमारे मुक्ति के बोध का विस्तार हो। इस तरह से अज्ञेय अपनी प्रेमिका को देखना चाहते हैं। कह रहे हैं कि चलो उठो अब तक हम थे बंधु सैर को आए, देखे हैं क्या कभी घास पर लोट पोट होते सतभइये शोर मचाते, और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में डूब के प्रेमी बैठे हैं। अब ये इस समय के एक कुंठित समाज की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी प्रेमिका से कि अब समय जो है वो शाम होने वाली है और चलो उठो अब तक हम थे बंधु सैर को आए। यानी कि जब अब दिन था और उजाला था तो हम एक सैर पे आए हुए बंधुओं की तरह प्रतीत हो रहे थे। देखे हैं कभी क्या घास पर लोट पोट होते सतभइये शोर मचाते। यानी कि ये समाज जो है वो शाम होते ही किसी दो मतलब किसी प्रेमी जोड़े को कुछ भी कहने को कसर नहीं छोड़ता और कहते हैं कि और रहे बैठे तो लोग कहेंगे दुतले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। मतलब और अगर हम बैठे तो इस धुंधले अंधियारे में लोग कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, और जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौदा है और वह नहीं बोली। नहीं सुने वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चले प्रिय। कह रहा है कि वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौदा है और वह नहीं बोली। मतलब कि अगर हम उस तरह के प्रेमी या फिर जो भी वो समाज कहेगा, अगर वो हम अगर होंगे भी तो ये हरी घास ही उसकी चश्मदीद है, यानी कि गवाह होगी। और ये हरी घास भी वो है जिसके जो अपने खुले निमंत्रण देती है कि आकर मुझे पूरे जग हमेशा रौदे, और ये कुछ नहीं बोलती है। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की। कह रहे हैं कि हम उस तरह की भाषाओं को नहीं सुनते हैं। यानी कि जो वर्तमान के समय में शहरी लोगों की भाषा में जो अतिशय चिकनाई, यानी कि बहुत ही मिठास लिए एक आत्मघाती जो भाषा चल रही है, लोगों को हमेशा उनकी अच्छाइयों को बताते हुए उनसे काम निकलवाने की, उसको कह रहे हैं कि साबुन की चिकनाई तो बहुत है पर उसमें किंतु नहीं है करुणा। मतलब उस बातों में चिकनाई तो बहुत है, उस भाषा में बहुत चिकनाई है, मीठे मीठे बोल तो बहुत हैं, पर उसमें करुणा नाम मात्र की है। और आगे कहते हैं कि उठो चलें प्रिय, अर्थात उठो प्रिय, अब शाम हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। ये कविता 14 अक्टूबर इलाहाबाद 1949 में लिखा था अंकित जी ने। आप पूरी कविता पढ़ने के बाद अब आप इस स्तर पे पहुंच गए होंगे कि वास्तव में ये जो कविता है, वास्तव में ये जो कविता हरी घास पर छड़बर है, ये सहजता और मुक्ति को साथ लिए अधुनातन मन, मानव मन की बात कर रही है। आप देखे होंगे कि शहरी जीवन और जीवन की सहजता की भी बात आई है, और उस शहरी जीवन को भूल के कुछ देर प्रकृति के सौंदर्य में, प्रकृति की गोद में अज्ञे रहना चाहते हैं, पर उस शहरी जीवन से उसको पलायन का रूप नहीं देते हैं। वो समाज और व्यक्ति, समष्टि और व्यष्टि की भी चर्चा करते हैं, और वो मानते हैं कि व्यक्ति के परिवर्तन से समाज का परिवर्तन है। जैसा कि मैं स्मृतियों की बात कहा हूँ, उनकी स्मृतियों में दुख अवसाद नहीं है, बल्कि जीवन के सुखद क्षणों को याद करते हैं वो हमेशा। तो इस तरह से ये कविता इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण कविता है। आप ये कविता नेट के साथ साथ कई सारे विश्वविद्यालय के स्नातक और परा स्नातक के पाठ्यक्रमों में भी लगी हुई कविता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अब पूरी वीडियो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, क्योंकि उससे हमें बल मिलता है। तो इसी तरह के अब नए नए वीडियो के साथ हम मिलते रहेंगे, और एक हिंदी साहित्य के नए नए विषयों
फिर बातचीत करते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।